नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए ग्रुप डी 2018 के प्रीवियस ईयर के साइंस के सभी क्वेश्चन लाया हूं। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ाते हुए आज आपका पार्ट 2 होगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में न्यूट्रॉन 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी। तो आपको यह सवाल बनाने के लिए करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसका ऑप्शन है 109.0, 298.0, 189.0 और 487.0। ठीक है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के अच्छे वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं। ओके, तो देखिए आपको जानना पड़ेगा कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है। तो आप लिख लीजिए एक बार, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है P प्लस N। P मतलब आपका हुआ प्रोटॉन और N मतलब आपका हुआ न्यूट्रॉन। ठीक है, P मतलब प्रोटॉन, N मतलब न्यूट्रॉन। और आपको एक बात और भी जानना पड़ेगा कि P बराबर भी होता है परमाणु की संख्या। ठीक है, P प्रोटॉन की संख्या, हिंदी में मैं लिख देता हूं, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है। यानी कि परमाणु संख्या निकालना है तो आप प्रोटॉन की संख्या निकाल देंगे तो परमाणु संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए द्रव्यमान संख्या इसका कितना है, 298। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 298 बराबर प्रोटॉन की संख्या निकालना ही है, न्यूट्रॉन की संख्या है 189। यहाँ पर लिखेंगे P प्लस 189 और इसको इधर घटा लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 298 माइनस 189 बराबर P। और P मतलब तो प्रोटॉन बराबर ही होता है, क्या होता है, परमाणु संख्या। इसको घटाएंगे तो 18 में से 9 हो जाएगा 9। यहाँ कितना बच गया, 8। 8 में से 8 जाएगा 0 और यहाँ बचा 2 में से गया 1। 109 बराबर P, यानी कि परमाणु संख्या इसका होगा 9। ठीक है, यानी कि 109 होगा। 109 किसमें है, इस ऑप्शन। ये पॉइंट देके आपको खाली उलझाया गया है और ये समस्थानिक लिख के भी आपको उलझाया है। समस्थानिक का मतलब आप ध्यान से देख लीजिए, समस्थानिक का मतलब होता है वैसे तत्व जिसके परमाणु संख्या बराबर हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। परमाणु संख्या समस्थानिक है, परमाणु संख्या सेम ही होगा, प्रोटॉन की संख्या भी सेम होगा। ठीक है, तो इसका परमाणु संख्या कितना हो गया, 109 हो गया। तो इस सवाल का ऑप्शन कितना है, ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। ओके, तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। बोलता एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल कार्य करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या है। इसका ऑप्शन देखिए, 1000 वाट है, 50 वाट है, 25 वाट है और 500 वाट है। तो ये सवाल वास्तव में क्या है, आपका न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल तभी आप बना सकते हैं जब आपको उसका फॉर्मूला याद हो। इसमें क्या पूछा है, ऊर्जा। तो ऊर्जा के बराबर आपको एक फॉर्मूला होता है, उसको याद करना पड़ेगा। यानी कि ऊर्जा बराबर होता है कार्य बटा में समय। ठीक है, यानी कि आप मतलब परिभाषा ऊर्जा का सुने होंगे, कार्य ऊर्जा बराबर होता है कार्य करने की दर को ही ऊर्जा कहते हैं। और दर का मतलब होता है कि समय से भाग दे देना। तो कार्य ये है और कार्य की दर समय से भाग दीजिए तो कार्य बराबर, ये ऊर्जा बराबर क्या हो गया, कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य आपका कितना है, 1000 जूल है। और नीचे कितना लेंगे, 2 सेकेंड, टाइम आपका है 2 सेकेंड। ठीक है, तो 2 सेकेंड, इसको कटा लीजिएगा, आपको आ जाएगा 500। ठीक है, और इसका
जे और नीचे जो बटा है ये आ गया एस, यानी कि जूल प्रति सेकंड भी इसका मात्रक होता है। ठीक है, और जूल प्रति सेकंड को ही हम लोग वाट कहते हैं। ठीक है, यानी कि 500 वाट। ठीक है, 500 वाट आ गया तो क्या हो गया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है वह देखिए। एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। जी बराबर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए, जब किसी वस्तु को, ठीक है, कहीं से उठाकर जमीन से अगर हाइट पे कहीं पर रखते हैं तो उसमें किया गया कार्य जो होता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, संरक्षित होता है। यहाँ व्यक्ति भी क्या किया है, जमीन से उठा के अपने सिर पर रखा है, तो इसके द्वारा भी किया गया कार्य पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख देता हूँ पी। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है एम, जी और एच। ठीक है, एम मतलब होता है मास, जी मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, क्वेश्चन में दिया गया है, नहीं तो वास्तव में जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ 10 दिया गया, यानी कि सॉल्यूशन की सुविधा के लिए हमेशा 10 ही लेते हैं, जब तक ना कहा जाए कि 9.8 ही लेना है। ठीक है, तो P बराबर mgh होता है। H मतलब क्या हुआ कि वस्तु को कितना हाइट पर ले गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देख सकते हैं कि m मतलब द्रव्यमान 20 kg है और हाइट मतलब कितना है, 2 मीटर है, और g का मान क्वेश्चन में दिया गया है। इसका मतलब इस तीनों को आप गुना करेंगे, आपको आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, यानी उसके द्वारा किया गया कार्य। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, mgh। तो m कितना है, 20 kg गुना 2 मीटर। ठीक है, इनटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका जब सॉल्यूशन कर लीजिएगा आपको कितना आया, 20 दहे 200 और दूनी 400, सब मिला के आ गया 400 और 400 जूल। ये सब जो मात्रक है, इस सब का जब सॉल्यूशन कीजिएगा इसी को जूल कहते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया, जूल, 400 जूल आ गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो पिछला वीडियो कैसा लगा उसका भी कमेंट आप लोग करेंगे। ठीक है, और आज का वीडियो कैसा लगेगा इसका भी कमेंट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम उसमें अच्छी तरह से सुधार करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वह देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा होगी। तो यह भी आपका न्यूमेरिकल है। तो पहले शुरू में मैं न्यूमेरिकल वाला सवाल करा रहा हूँ, बाद में जो है आपको साइंस मतलब लैंग्वेज वाला जो सवाल होगा, ठीक है, वह आपको मैं करा रहा हूँ। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है, तभी आपको अच्छा से फायदा होगा। ठीक है, तो इस सवाल को बनाने के लिए आप देख रहे हैं कि सवाल न्यूमेरिकल है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। इसने क्या पूछा है कि आवेश की मात्रा, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आवेश को Q से डिनोट करते हैं। Q बराबर आपका होता है I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। Q मतलब हुआ आवेश, I मतलब एम्पियर धारा और T मतलब टाइम, समय होता है। और यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि समय जो होता है सेकेंड में होता है। ठीक है, समय को सेकेंड में काउंट किया जाता है। तो इसके लिए अब आपको इस सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा, I का वैल्यू आपका कितना है 0.6 इंटू टी का वैल्यू है 6 मिनट। अब मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना करना पड़ता है, इसलिए हम इसको 60 से गुना कर दिए। अब इस सवाल का सॉल्यूशन करेंगे तो इससे ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 10 आएगा और ये 10 से ये 0 कट गया।
सब मिला के आपका कितना आ गया 6 6 6, तीनों को गुना करेंगे, गुना है तो क्या होगा 216 और 216 आप कूलम, ये आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम, इसलिए इस सवाल में सभी जगह कूलम 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 का सिंबल दिया गया है। तो आपका आंसर क्या आ गया 216 कूलम। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आगे बढ़े। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है वह देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर फॉइल बनाने में आसानी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, चालकता है, प्रतिध्वन्यात्मकता है, आघात वर्धनीयता है और डी तन्यता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है धातु के गुण है। तो आप धातु के गुण को पहचानिएगा तभी उसका आंसर दे पाइएगा। तो चालकता का मतलब होता है कि उसमें विद्युत पास होता है कि नहीं, तो चालकता से कोई मतलब नहीं। पत्थर बनाने, देखिए पत्थर बनाने का मतलब है कोई धातु ले, उसको अगर पीटते जाए तो ऐसे फैलता जाए, चादर बनता जाए। यानी कि जैसे लोहा को आप हथौड़ी से मारते जाएगा, धीरे धीरे पचकते पूरा ऐसे ऐसे पतला होते जाएगा। ठीक है, टूटेगा नहीं। ठीक है, तो धातु में ये गुण होता है। ठीक है, उस गुण का किताबी भाषा में नाम क्या होता है वही पूछ रहा है। ठीक है, तो चालकता का मतलब होता है इसमें विद्युत पास करेगा। प्रतिध्वन्यात्मकता का मतलब होता है कि साउंड अगर उस पर देंगे तो वापस आएगा, यह भी धातु का गुण होता है। तो फिर ये पत्थर से क्या संबंध है। अब अगला है सी आघात वर्धनीयता और डी है तन्यता। तन्यता का मतलब है कि अगर किसी को ऐसे करके खींचेंगे तो खींचते जाएगा, टूटेगा नहीं। और आघात वर्धनीयता का मतलब यही है कि अगर उसको पीटते जाएंगे तो चादर बनते जाएगा। तो इसलिए इस सवाल का आंसर क्या हो गया आघात वर्धनीयता। आप कंफ्यूज ना करें, तन्यता का मतलब पत्थर बनाना नहीं होता, तन्यता का मतलब तार बनाना होता है। ठीक है, अगर उसको तार बनाया जाए तो बन जाएगा। पत्थर बनाने की प्रक्रिया जिसमें यानी गुण होगा धातु में, उस गुण का नाम है आघात वर्धनीयता। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा इससे संबंधित कुछ और भी सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तो आघात वर्धनीयता का मतलब तो आप समझ गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धातु में सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु क्या है। तो आप लिख लीजिए सोना, और एक और इसके सोना से थोड़ा कम होता है चांदी। ठीक है, यानी कि सोना और चांदी जो है किसी भी मेटल में सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। इसका लिख लीजिए सोना और चांदी सबसे अधिक, सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय है, आघात वर्धनीय। ठीक है, ये जो ऑप्शन है आपका सोना और चांदी क्या है सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। और इसमें एक धातु ऐसा है जो अपवाद है, यानी कि सभी धातु में ये गुण होता है लेकिन किसी में कम किसी में ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन एक धातु होता है जिसका नाम है पारा। क्या है? पारा धातु का अपवाद है जिसका संकेत Hg होता है और ये लिक्विड अवस्था में होता है। तो इस धातु में आघात वर्धनीय गुण नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे धातु का नाम बताइए जिसमें आघात वर्धनीय गुण नहीं होता है। इसका नाम है पारा Hg। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वह देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है। तो देखिए जैसे ही क्वेश्चन हमने पढ़ा उसमें शुगर की बात आया, तो आप जानिए कि शुगर लेवल यानी कि चीनी का ग्लूकोज का जो लेवल का नियंत्रण कौन करता है, यानी कि उसके कोशिका को पता चलता है तभी तो वह नियंत्रण करता है। तो आप इस सवाल को घुमा के खाली पूछा गया है इसमें, तो आप देख सकते हैं कि इंसुलिन इसमें से कहां से निकलता है। तो आप जान जाइए, यानी कि एक सवाल और मैं आपको बता दिया कि इंसुलिन का स्रावन कहां से होता है। इसका आंसर होगा अग्नाशय, यानी कि इंसुलिन का स्रावन ये कोशिका, इसकी कोशिका इसलिए करता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ग्लूकोज लेवल में वृद्धि हो गई। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि रक्त की शर्करा में ग्लूकोज का यानी कि शुगर ग्लूकोज स्तर में वृद्धि किसकी कोशिका को पता चलता है? अग्नाशय की कोशिका को पता चलता है। समझ गए? पित्ताशय, यकृत, गुर्दा ये सब नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है इनमें से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है।
यानी कि मत्स्य माने होता है मछली, तो मछली की क्या विशेषता इसमें से नहीं है। तो देखिए इसमें ध्यान से देखिए, जब भी किसी क्वेश्चन में नहीं लगा दिया जाता है तो विद्यार्थियों का यह मेरा अनुभव है, मैंने भी ऐसा देखा है, जिस सवाल में नहीं रहता परीक्षा हॉल में बैठिएगा आपको वो नहीं दिखेगा, ठीक है। घर आके देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि इसमें नहीं था, ठीक है। तो देखिए इस सवाल में इनमें से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है, आप इसको जब आप धरफर में पढ़िएगा तो ये नहीं आपको नहीं दिखेगा, आपके मन में ऐसा बैठ जाएगा इनमें से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या है। आप पहले देखिएगा गलफर से सांस लेना, आप फटाक से मार दीजिएगा और ये गलत हो जाएगा। क्यों? आप ध्यान से, इसीलिए आपको बार बार कहा जा रहा है कि जब भी आप सवाल पढ़े तो एकदम ध्यान से सवाल को पढ़िए, उसके बाद ही सवाल का जवाब दीजिए। क्या बोला कि मत्स्य वर्ग की विशेषता माने मछली की विशेषता नहीं होना चाहिए। तो देखिए गलफर से सांस लेना, मछली गलफर से सांस लेता है, ये तो है, उसने नहीं वाला पूछा है, ठीक है। अगला सल्क, सल्क मतलब होता है मछली के ऊपर, ठेठी में आप समझ लीजिए मछली के ऊपर जैसे छुड़ाते हैं, जिसको हमारी भाषा, हमारी गांव के भाषा में मछली का चुईया कहते हैं, समझ गए हैं। तो वही उसी को कहते हैं सल्क, ठीक है। तो बुझ गए हैं। और उसके बाद तो मछली में सल्क होता है। अब है उपास्थि का अंतः कंकाल, यानी कि उसके अंदर जो जिसको मछली खाते तक कांटा लगता है, तो वास्तव में उसका क्या होता है, हड्डियां होता है, उपास्थि होता है, ठीक है। तो वह तो होता ही है। बच गया सीडो कॉलम, तो सीडो कॉलम की उपस्थिति किसी मत्स्य वर्ग में नहीं होता है, तो यही इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। बादल बिना बरसात बरसती नहीं है। अगला सवाल आपका है, सवाल नंबर 8 है, ठीक है। सवाल नंबर 8 क्या है, इनमें से पदार्थ के अपवर्तनांक के सही आरोही क्रम दर्शाता। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत व्यक्ति नहीं समझ पाते। आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम, और दूसरा बात है अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक का मतलब होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा वस्तु में प्रकाश की चाल के अनुपात को, नहीं, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल और वस्तु में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, तो वो क्या था अपवर्तनांक चाल, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या होगा, ये बर्फ, केरोसिन, बेंजीन, सेंधा नमक, 4 चीज दिया हुआ है। इस चारों के अपवर्तनांक आपको याद होने चाहिए, तभी आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बर्फ, बर्फ का अपवर्तनांक, बर्फ के बाद दूसरा नंबर पे होता है आपका केरोसिन, केरोसिन, उसके बाद होता है बेंजीन, और उसके बाद बच गया सेंधा नमक, ठीक है। तो ये आरोही क्रम में होता है। बर्फ का कितना होगा, ठीक है, केरोसिन का कितना होगा, बेंजीन का कितना होगा, तो ऐसे करके, यानी इससे कम, सबसे कम ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये अपवर्तनांक का वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसका जो अपवर्तनांक है 1.31, 1.44, 1.5 है, और इसका होता है 1.54, ठीक है। तो बात बुझ गए हैं, यानी कि बर्फ का जो अपवर्तनांक होता है 1.31, केरोसिन का अपवर्तनांक होता है 1.44, बेंजीन का अपवर्तनांक होता है 1.50, सेंधा नमक का अपवर्तनांक होता है 1.54। तो इसमें से सबसे कम ये है बर्फ और सबसे अधिक है सेंधा नमक। तो सबसे पहले बर्फ किसमें है, इसमें, और सेंधा नमक लास्ट में किसमें, इसमें, इसलिए इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 2 कक्ष होते हैं, ठीक है। तो अगर हृदय कक्ष की बात किया, देखो इसको इंग्लिश में चेम्बर भी कहते हैं, और दूसरी भाषा यानी हिंदी में फिर से कोष्ठ भी कहते हैं, कक्ष और कोष्ठ। तो आपको कोष्ठ कहे तो भी मछलियों के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, चेम्बर कहे तो भी मछलियों के हृदय में 2 चेम्बर होते हैं। यहीं पर आते हैं हम यानी कि मनुष्य के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं, तो इसका आंसर होता है 4, ठीक है। फ्रॉग की बात करें यानी कि मेढक की बात करें तो उसमें होते हैं 3, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता दिया गया है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ओके।
अगला क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही खतरनाक है। एथेन के विद्युत डॉट और क्रॉस संरचना कौन सी है? तो आप सबसे पहले मेरी सलाह माने तो आप यदि ग्रुप डी के परीक्षा में पास करना चाहते हैं तो ये सभी आपको जो साइंस के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इस सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए, इसकी तैयारी कर ले। इसके अलावे भी आप 9th और 10th के बुक एकदम एनसीईआरटी हो, भारती भवन हो, कोई भी पब्लिकेशन का जो 9th और 10th में चल रहा है उसके साइंस का सभी बुक आप लोग पढ़ लीजिए, साथ साथ मैथमेटिक्स का भी पढ़ लीजिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, तो जब हम 10th में पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कार्बन एंड देयर कंपाउंड, उसमें हम लोग फर्स्ट चीज ही पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? पहला होता मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो उसी से एक सवाल पूछा गया है इसमें कि एथेन, ठीक है, तो एथेन जो होता पहला होता आपका मीथेन, ठीक है, अच्छा से मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पहला आपका होता है मीथेन, दूसरा होता है एथेन। तो हम इसके बारे में यह भी पढ़ते हैं कि मीथेन जो है, ठीक है, तो मीथेन को उसके भाषा में अल्केन भी कहते हैं, तो अल्केन, एल्कीन, एल्काइन यह भी पढ़े हैं। तो मीथेन अल्केन में होता है। अल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n+2। तो मीथेन इथेन अल्केन वाला है, ठीक है। तो इसमें अगर n का वैल्यू आप 1 देते हैं तो उसको मीथेन बोलते हैं, n का वैल्यू 2 देते हैं तो इसको एथेन बोलते हैं, n का वैल्यू 3 देते हैं तो उसको प्रोपेन, ऐसे ही चलते रहता है। ठीक है, तो एथेन का मतलब हुआ n का वैल्यू हम 2 देंगे, जब यहाँ पे n का वैल्यू 2 दीजिएगा यह क्या आ जाएगा? C2H6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एथेन का जो संकेत होता है वो होता है C2H6 होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि C2H6 किस में है, उसी को यह संरचना सजाने का कंडीशन है, सजाने का प्रक्रिया है। तो बस आसान तरीका है इसको ढूंढने का, C2H6 किस में है वही इस सवाल का आंसर होगा। यानी कि 2 गो C होना चाहिए और 6 गो H होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें C 2 गो है, H कितना 2 गो, ये सवाल का आंसर नहीं हो सकता है। इसमें 2 C और 4 H है, यह भी सवाल का आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें देखिए 2 C और 6 H है, यही इस सवाल का आंसर है। इसमें देखिए 1 C 4 H है, तो नहीं आंसर हुआ। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं आपको समझने में बहुत आसानी हो रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें, तभी आपको अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाएगा। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है कॉन्स्टेंटन किस धातु का मिश्रण होता है? तो कॉन्स्टेंटन एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका उपयोग विद्युत मापक यंत्र में किया जाता है। इसका प्रतिरोध बहुत ही उच्च होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। यह किससे बनाया जाता है? मिश्र धातु है, तो यह बनाया जाता है कॉपर, निकेल, मैग्नीज और इसमें कार्बन, यह सभी मिश्रण करके बनाया जाता है। अतः इस सवाल का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट आपको याद करना है कॉन्स्टेंटेन किसका मिश्र धातु होता है? तो कॉपर, निकेल, मैग्नीज और कार्बन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या है वह देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आप यदि पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज वीडियो जाके देखिए। पहले वीडियो में सेम ऐसा ही सवाल था, उसमें क्या था कि कौन सा उत्तक पौधे को लचीला बनाता है। ठीक है, तो उसमें लचीला वाला का आंसर था कोलेनकाइमा, यानी कि कोलेनकाइमा पौधे को लचीला बनाता है। तो बच गया स्क्लेरेनकाइमा, यह पौधे को कठोर बनाता है। यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था जाइलम पौधे में क्या करता है? जल का संवहन करता है। फ्लोएम पौधे में भोजन का संवहन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग करना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन आप देख रहे हैं, नींबू का रस, सिरका, बेकिंग सोडा और दूध। ठीक है,
तो मधुमक्खी जब आपको काट लेता है तो क्या होता है, आपको जलन होता है, दर्द होता है, ये सब होता है। तो आपको ये कहने का मतलब ये सभी आपके घर में होता है, यानी घरेलू इलाज, ठीक है। डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे तो घर में क्या इलाज कर पाएंगे। तो देखिए नींबू का रस आपके घर में रहता है, सिरका आपके घर में रहता है, बेकिंग सोडा आपके घर में रहता है, दूध भी आपके घर में रहता है। इसमें से किसका उपयोग करके आप मधुमक्खी के डंक को कम कर सकते हैं? तो नींबू का रस का नहीं, इसका उपयोग आप बेकिंग सोडा में कर सकते हैं। बेकिंग सोडा आपके घर में रसोई में रहता है, यानी कि जब कुछ खाना बनाते हैं उसको स्पंजी बनाना होता है तो उसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग आप करके बेकिंग सोडा का उपयोग करके मधुमक्खी के डंक को कम करिएगा। बेकिंग सोडा क्या होता है, क्षारीय होता है, और बाकी देखिए ये नींबू अम्लीय होता है, सिरका नींबू जैसा ही होता है, ठीक है, मतलब कि नींबू के रस जैसा होता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। और दूध में भी अम्ल होता है, तो अम्लीय बात जब दीजिएगा तो यह आपको ज़्यादा दर्द करेगा, क्षारीय देने से उसका असर कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जलन खुजली जो भी हो रहा होगा वो फायदा मिलेगा। इसलिए इस सवाल का आंसर क्या है, बेकिंग सोडा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो ऑप्शन आपका है विद्युत स्थैतिक बल, ज्वारीय बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप जानते हैं कि परमाणु के बीच में एकदम बिल्कुल बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो जैसे ही आपको परमाणु की बात है, आपके मन में नाभिक आ गया, तो नाभिक में जो बल होगा वह क्या होगा, नाभिकीय बल होगा, ठीक है। तो इसका लिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? डायरेक्ट इस सब क्वेश्चन को आपको याद करना है, ठीक है। अगला है धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन देखिए, इतना इजी ऑप्शन दे दिया है कि अगर सिर्फ एक क्वेश्चन याद हो तो बात खत्म, बाकी किसी के बारे में हमको याद नहीं करना। तो आप जानते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोध किसका है, मतलब सबसे कम विद्युत प्रतिरोध किसका है, तो आपका जवाब होता है चांदी। आज सिर्फ चांदी का संकेत आपको याद है Ag, तो आप समझ जाइएगा। तो देखिए ऑप्शन आपको दिया है Ag। देखिए इसका इस कंडीशन का मतलब जब ऐसे सिंबल होता है इसको कहते हैं बड़ा है। जिधर ऐसे अगर इधर A है इधर B है, ऐसे खुला हो, इसका मतलब A बड़ा है, ठीक है। तो जिधर मुंह ऐसा खुला हुआ रहता है उधर वाला होता है बड़ा। आप देख रहे हैं कि आपने अभी जानते हैं कि सबसे कम होता है Ag का, चांदी का, तो बड़ा कैसे हो सकता है। तो देखिए यहाँ भी इधर सबसे इस सबसे बड़ा दिखा रहा है, ये आंसर नहीं है। आपको इसमें भी दिखा रहा है, आपको इसमें भी दिखा रहा है, किसमें सबसे कम दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, और यही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं होता है। तो कांच, पानी, मिट्टी और प्लास्टिक ऑप्शन है। तो आपको मैं शुरू में ही मैंने बोला था कि आप प्लीज 9th और 10th के सभी साइंस बुक पढ़ जाइए, सभी मैथ बुक पढ़ जाइए, तब आपको ग्रुप डी में बहुत ही सहायता होगा। तो यहाँ भी पढ़ लीजिए और आप वो भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन डायरेक्ट और एकदम डायरेक्ट 10th के किताब में लिखा हुआ, भारती भवन में जाके देखिए, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लेंस बनाने में किसका उपयोग, तो देखिए लेंस क्या होता है, एक पारदर्शी पदार्थ होता है, आप पढ़े हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे तो सिर्फ रिवीजन हो रहा है। लेंस ऐसे करके एक पदार्थ होता है, ठीक है, यानी कि ऐसा पदार्थ जो पारदर्शी होता है, ठीक है, उसी का लेंस बनाया जाता है, ठीक है। दो गोलाकार सतह से घिरा हुआ जो भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं, ठीक है। तो लेंस हमेशा पारदर्शी पदार्थ का होता है। तो देखिए कांच तो एकदम बिल्कुल पारदर्शी होता है, पानी भी पारदर्शी होता है। नहीं विश्वास है, इसमें पानी पर भी एक क्वेश्चन आता है कि पानी का बुलबुला, ठीक है, आपको लगता है पानी का लेंस कैसे बनाए, पानी का बुलबुला, ठीक है, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो यह भी लेंस हो गया। अब प्लास्टिक का भी आप लेंस, इसके लिए आप देख सकते हैं जब आप छोटे बच्चे थे, ठीक है, या फिर अभी भी, मतलब कम दाम वाला, ठीक है, कम रुपया वाला आप किनिएगा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, जिसको आप हमारी भाषा में औजार बॉक्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है, उसमें खरीदिएगा, कभी कभी एक लेंस मिलेगा, ठीक है, यानी कि एक ऐसा मिलेगा, इसमें हैंडल लगा रहेगा, इसको जब आप ऐसे करके देखिएगा तो बड़ा बड़ा चित्र दिखेगा, मतलब लिखा हुआ बड़ा दिखेगा, ठीक है, वही हुआ लेंस, ठीक है।
अब चश्मा देखते हैं, चश्मा उसमें भी लेंस होता है, कैमरा आपका होता है उसमें भी लेंस होता है, ये सब लेंस होता है, सब पारदर्शी होता है। तो देखिएगा, आपको मैं ये क्यों बता रहा था, आपको देखिएगा कि ये जो था, यह जो आपके पास सामने मिला था वह प्लास्टिक का था। यानी कि लेंस बनाने में ऐसा पदार्थ जिसमें पारदर्शी हो सके उस सब का उपयोग किया जा सकता है। मिट्टी कभी भी पारदर्शी नहीं होता है, इसलिए मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता, उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए इस ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 17। किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। तो आप परमाणु के बारे में पढ़े हैं, यह है इलेक्ट्रॉन, यह है जीनोन, यह है प्रोटॉन, यह है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आप परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु में 3 मौलिक कण आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, और बाकी इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और जीनोन तो आपने कभी नहीं पढ़ा, इसलिए इस सवाल का आंसर होगा जीनोन। और एक बात और ध्यान से देखिए, आपसे पूछा गया है, आपको मैं बार बार कहता हूं कि आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। इस सवाल में नहीं, यह जो नहीं वाला बात होता है, आपको उस परीक्षा में बैठिएगा, स्क्रीन पर नहीं तो रहेगा, लेकिन आपका दिमाग उसको रीड नहीं कर पाता, कभी कभी गलती से। ठीक है, यानी ज्यादातर ऐसा होता है, इसलिए ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़िए। देखिए इसमें नहीं है, आप जब पढ़िएगा क्वेश्चन फटाफट, क्योंकि वहां पे तो तेजी से करना होता है, जल्दी जल्दी करना होता है। उस समय आपको ये बात नहीं दिखेगा, आपके मन में आएगा कि किसी परमाणु का उप परमाणु कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन मिला फट से मार दे, पूरा पढ़े भी नहीं। ठीक है, तो हो जाएगा गलत। जिस प्रश्न में नहीं होता है उस प्रश्न को बहुत आसानी से, बहुत अच्छा से पढ़ना चाहिए, डबल बार। ठीक है, वही गलती ज्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 18। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का डैश होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, देखिए तो होता क्या, वस्तु का भार डिपेंड करता है कि जहां पे आप हैं वहां पे गुरुत्वीय त्वरण का मान किस हिसाब से है। ठीक है, तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जितना होता है उसका 1/6 क्या होता है, चंद्रमा पे होता है, इसलिए भार भी क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। यानी इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। तो किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। इसने लिखा उपोष्ण कटिबंध, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, उष्ण कटिबंध पर। तो ध्रुव पर किसी वस्तु का जो होता है भार सर्वाधिक होता है, इसलिए इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल जो आपका है वह देखिए, सवाल नंबर 20। जब एक ग्लास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह किसके कारण होता है। इसका ऑप्शन आपके पास है गति के तीसरे नियम, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और जड़त्व का नियम। तो यह क्या होता है, इस सवाल का आंसर होता है जड़त्व का सिद्धांत। जड़त्व के सिद्धांत के कारण यह गिर जाता है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपका हो गया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों में शेयर करें। बाय बाय।